हेलो गाइस, वेलकम टू देश कोचिंग। और अभी बजे हैं सुबह के 4। मैं हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बेसिक नॉलेज के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। बिकॉज ये जो यूपी पुलिस है उसने तो स्पेशली इस टॉपिक को मेंशन किया है अपने सिलेबस में, तो इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। वैसे भी हमें पता ही होना चाहिए, हम अर्थ पर रह रहे हैं तो यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में प्लस इकोसिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट क्योंकि एग्जाम्स में भी ये लगातार पूछा जाता है, तो मुझे लगा था कि ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे ना छूटे। तो आइए इकोसिस्टम के बारे में समझते हैं। तो इकोसिस्टम को समझने से पहले इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इन्वायरमेंट, हमें इन्वायरमेंट को समझना होगा, पर्यावरण को, कि होता क्या है ये पर्यावरण। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि लाइफ पॉसिबल है। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि लाइफ पॉसिबल है। तो अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताइए कि इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है, तो ये किस वजह से पॉसिबल है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो यहाँ पे इस लाइफ को पॉसिबल बनाता है। ये इसका आंसर होगा, बहुत ही ईजी सा। तो आपने देखा कि फिर से एक पर्यावरण वर्ड आया, फिर से इन्वायरमेंट वर्ड आया, तो समझते हैं इन्वायरमेंट होता क्या है। तो देखिए, इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो लोगों के हिसाब से बदलती रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ भौतिक वैज्ञानिक की, तो जो भौतिक वैज्ञानिक है उसने जो इन्वायरमेंट को डिफाइन किया है, उसने बोला है कि जो तुम्हारा स्थल मंडल है, जो तुम्हारा जल मंडल है और जो तुम्हारा वायुमंडल है, इनके कॉम्बिनेशन को उसने कहा है कि ये पर्यावरण है, जो कि अपनी जगह पर सही है। उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफाइन किया है। वहीं दूसरी ओर जो जीव वैज्ञानिक है, उसने भी इन्वायरमेंट को डिफाइन किया है। उसने बोला जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके कलेक्शंस को बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो अपनी जगह पर वो भी सही है। तो आप देख रहे हो किस तरह से एक एक ब्रांच से हम दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो बदल रही है। तो ऐसे अगर मैं बात करूँ सामाजिक वैज्ञानिक, जो सामाजिक वैज्ञानिक होता है उसका मानना ये है कि जो भी तुम्हारी आर्थिक और जो तुम्हारी सामाजिक, आर्थिक और जो सामाजिक पर्यावरण है, उसको उसने माना है कि ये पर्यावरण है। तो जो कि बिल्कुल वो भी अपनी जगह पर सही है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसके डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दिए हैं। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी पर्यावरण की, जो कि इन सारी चीज़ों को मतलब कि कंबाइन कर रही होगी, वो डेफिनेशन क्या होगी पर्यावरण की। तो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है कि जितनी भी तुम्हारे जैविक घटक हैं, जैविक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जितने भी अजैविक घटक हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने भी जैविक घटक और अजैविक घटक जब ये तुम्हारे पर्यावरण के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और किसी प्लेनेट पे, चाहे फिर वो पृथ्वी क्यों ना हो, उस पर अगर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट, या इसी को बोलते हैं हम क्या, पर्यावरण। तो पर्यावरण की बेसिक डेफिनेशन को मैंने ऊपर डिफाइन भी किया, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन जैविक अजैविक घटकों तथा पर्यावरण के साथ सम्मिलित रूप को जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, अनुकूलित बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। बेसिकली जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच का वर्ड है, इन्वायनर। वहाँ से ये वर्ड का ओरिजिन हुआ है, जिसका कि मतलब था किसी चीज़ से घिरा होना या घेरना। ये यहाँ से इसका ओरिजिन है। तो ये हमने एक समझा कि पर्यावरण क्या होता है। अब इसी के बाद एक टर्म आता है, इसी के बाद एक टर्म होता है, आप देख सकते हैं, वो होता है तुम्हारा जैव मंडल या बायो। उसी को हम बोलते हैं जैव मंडल या बायो। तो आपको समझना होगा कि जैव मंडल क्या होता है या बायो क्या होता है। देखिए, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, इन सजीव वस्तुओं का पर्यावरण के साथ जो कनेक्शन है, इन जितनी भी तुम्हारी सजीव वस्तुएं हैं, उसका पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, जैव मंडल। उसी को क्या बोलते हैं, जैव मंडल। अब इसमें एक वर्ड आया कि सजीव वस्तुओं का पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन। तो मैंने ऑलरेडी पर्यावरण को डिफाइन कर रखा है, इसी वजह से पर्यावरण को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज होंगे। तो बेसिक टर्म पर्यावरण था, उसको समझना बहुत जरूरी था, जो कि मैं पहले उसको डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आएगा जैव मंडल क्या होता है, सजीवों का जो जो आपका पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं जैव मंडल। तो जैव मंडल में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर जाता हूँ, तो आपको पता है कि हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट वो होती है मॉलिक्यूल्स, अणु। वो क्या होती है, अणु। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर, या मैं बात करूँ डीएनए, वाटर या डीएनए। जब ये वाटर या डीएनए मिलकर
कुछ एक किसी चीज़ का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं हम कोशिका या सेल, जो कि जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। जो लाइफ की सबसे जो मिनिमम या सूक्ष्मतम इकाई है उसको बोलते हैं हम सेल, कोशिका। अब जब ये सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ये बनाती हैं टिश्यूज। टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन अंग। क्या निर्माण होता है इनका? कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है, या हम बोल सकते हैं अंगों का निर्माण होता है। तो सबसे बेसिक जो यूनिट थी वो तो मॉलिक्यूल्स थी, जिसमें कि आरएनए हो गया, वाटर हो गया, उससे कोशिकाएं। कोशिकाएं जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका के बाद जब ये बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो टिश्यूज ये सब मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। जैसे मैंने बोला किडनी, किडनी बहुत सारी कोशिकाओं का एक सम्मिलित रूप है, कलेक्शंस ऑफ सेल है वो। तो वो मिलके उन्होंने अंग बनाया। जब ऐसे बहुत सारे बॉडी के पार्ट के जो अंग हैं, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सारे जो ऑर्गन है ये सब मिलके जब कंबाइंड होते हैं तो एक जिसका निर्माण होता है उसे बोलते हैं हम जीव। तो उससे जीवों का निर्माण होता है, जैसे कि मानव हो गया, भालू हो गया, जितने भी जीव हैं वो सारे इसी तरीके से बने हैं। तो जब ये जीव एक तरह के लोग, जब एक ही तरह के जीव किसी एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित एरिया में रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम जनसंख्या। क्या बोलते हैं उसे? जनसंख्या। तो ये आप देख रहे हैं ऑर्डर क्या है। मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में जैव मंडल है क्या, कितना बड़ा है ये जैव मंडल। उसकी एक इमेज, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के सामने मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप समझ पाएं उसे इजीली। तो हमने स्टार्ट किया अणु से, अणु के बाद आया कोशिका, कोशिका के बाद क्या आया? कोशिकाओं का जो समूह है जिसको कि हम अंग कह सकते हैं। उन सारे अंगों से, ऐसे बहुत सारे अंगों से मिलके फिर जो है जीव बन के तैयार होता है। जब यही जीव, जब सिमिलर जीव, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के जीव जब किसी पर्टिकुलर एरिया पर रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम जनसंख्या। उसको क्या बोलते हैं हम? जनसंख्या। फिर एक होता है समुदाय। समुदाय क्या होते हैं? जब तरह तरह की प्रजातियों के जीव, जब तरह तरह की प्रजातियों के जीव एक निश्चित एरिया में रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम समुदाय। जब यही समुदाय जब तुम्हारे पर्यावरण के साथ में, जो तुम्हारी नॉन लिविंग थिंग्स है, जब यही समुदाय पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन करने लगता है तो उसको बोलते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र, इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। और जब इसी इकोसिस्टम के पूरे कलेक्शंस को हम बोलते हैं जैव मंडल। यानी कि जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन था? जैव मंडल। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र था, उसके बाद समुदाय था, उसके बाद जनसंख्या थी, उसके अंदर जीव थे, जीव से पहले कोशिकाओं का समूह था, उससे पहले कोशिका थी, उससे पहले मॉलिक्यूल्स। तो ये एक ऑर्डर है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो आपका जैव मंडल है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो जैव मंडल है वो सजीवों का पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसे बोलते हैं। उसमें अणु आता है, फिर कोशिका आता है, फिर अंग आता है, फिर जीव आता है, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव मंडल। ये इसका एक ऑर्डर होता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है। सबको बताया कि हम सब लोग जो है एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं, सेल से, और सेल के अंदर भी होता है डीएनए। तो सबसे छोटा डीएनए, फिर सेल से मिल के बहुत सारे ऑर्गन बने हैं। आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। जब इन सबको मैंने कनेक्ट किया, उसके ऊपर एक जो जिसको हम त्वचा बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, उसको लेके आए, स्केलेटल सिस्टम लेके आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। तो इस तरह से जब ये कंप्लीट बॉडी बन के तैयार होगी और एक जीव का निर्माण हुआ, जब एक ही तरह के जीव एक जगह पर रहने लगते हैं तो उसको बोलते हैं जनसंख्या। आप देखते हो कि यहाँ पे भी जो हम बोलते हैं कि जनसंख्या काउंट कर रहे हैं तो हम बात कर रहे होते हैं केवल जनसंख्या में, केवल हम किसको लेते हैं? मनुष्यों को लेते हैं। मनुष्यों की जनसंख्या होती है, एक ही तरह के प्राणी हैं, तो इस वजह से हम काउंटिंग में उनको जनसंख्या बोलते हैं। जब एक ही तरह के लोग एक ही तरह के लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने लगते हैं तो उसे जनसंख्या बोलते हैं। अगर मैं समुदाय की बात करूँ तो जैसे अभी अर्थ पर समुदाय की मैं बात करूँ तो हम लोग प्लस जो हमारे जीव जंतु हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सारे अगर हम सबकी बोले तो ये समुदाय बोला जाएगा। और इस समुदाय का जो पर्यावरण के साथ में इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं हम क्या? इकोसिस्टम। उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इस सारे इकोसिस्टम का जो पूरा कलेक्शन है जिसके अंदर ये आता है, ये पूरा इसका जो सुपीरियर है वो कौन होता है? जैव मंडल। तो ये इसका ऑर्डर था जो कि समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद अगला ही टर्म है आपका इकोसिस्टम। तो देखो, इकोसिस्टम जो वर्ड है वो पहली बार एजी टांसलेट ने इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, और इन्होंने डिफाइन क्या किया था? इकोसिस्टम को डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि इकोसिस्टम होता क्या है। देखो, इकोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं या सजीव वस्तुएं हैं, सजीव वस्तुओं का जो इंटरेक्शन है वो निर्जीव वस्तुओं के साथ जब हम दिखाते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम। इसी तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम।
तो मेरे हिसाब से इकोसिस्टम की इमेज आपको क्लियर ही होगी। हम लोगों का या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट क्यों ना हो, चाहे वो कोई जीव क्यों ना हो, चाहे वो हम क्यों ना हो, हमारा जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ, उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, इन सब के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है, इसी को बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो ये हमारे इकोसिस्टम के बारे में बात हो गया। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में बताना है। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो नेचुरल इकोसिस्टम्स में वो मैन मेड नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो निर्मित हुआ है, जो सेल्फ मेड होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि जो वन होते हैं, घास के मैदान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, इसमें किसी ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है, उसने उसको नहीं बनाया है, यहाँ पर वो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, इसमें प्रकृति का ही पूरा रोल है। तो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे इकोसिस्टम्स जो कि प्रकृति के द्वारा बने हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कि आपने देखा कि वन, घास के मैदान, नदी, सागर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वन है, घास के मैदान है, नदी है, सागर है, मरुस्थल है, ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम्स के क्या है, एग्जांपल है। तो नेचुरल इकोसिस्टम, अब बात आ गई इकोसिस्टम की, तो देख आपको पता है, जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने वन का एग्जांपल लिया, मैंने फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया। तो आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। अब ट्रीज जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप मानो या मत मानो, वो पर्यावरण पर डिपेंड है। वो जो नॉन ऑर्गेनिज्म है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन पे वो क्या है, डिपेंड है। जैसे कि अगर बात करूँ पेड़ की ग्रोथ के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आपकी मिट्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने देखा कि मिट्टी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है किससे, एक लिविंग थिंग से। बिना उसकी हेल्प से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर भी जरूरी है उसके लिए। टेम्परेचर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, एक नेचर का कंपोनेंट है वो, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है किससे, लिविंग थिंग्स से। तो जब दोनों, तो सजीव थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जब आपस में इंटरेक्ट करें और एक लाइफ को पॉसिबल बनाए, तो यही सिस्टम कहलाता है तुम्हारा क्या, इकोसिस्टम। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक पॉन्ड जो है वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है। कैसे, उस पॉन्ड के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे एक्वाटिक स्पीसीज पाई जाती है, मेढक हो गया, है ना, उसके अंदर एक्वाटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर होता है उसमें। तो आपको पता है कि पॉन्ड्स के अंदर में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे फिशेज रहती हैं वहाँ पे। तो फिशेज को रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो डिजॉल्व होकर वाटर में उनको मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ऐसे कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि नॉन लिविंग्स हैं, तभी वो वहाँ पर रह पा रहे हैं, तभी वो उनकी लाइफ जो है पॉसिबल है। तो पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम का ही क्या है, एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जो होते हैं तुम्हारे क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं। इसके बाद जो सेकंड इकोसिस्टम है उसका नाम है तुम्हारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जिसमें कि ह्यूमन मेड, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जू में क्या होता है कि हम जानवरों को एक ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट खुद बना के देते हैं जहाँ पे कि वो सर्वाइव कर पाए। तो आपने देखा कि इंटरेक्शन हम उनका करा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी यूज़ कर रहे हो, और जो कि करते हैं बिना नॉन लिविंग थिंग्स का यूज़ करें, उनको इंटरेक्ट कराए, हम उनकी लाइफ को पॉसिबल नहीं बना सकते। तो हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट उनको दे रहे हैं जिसकी वजह से कि वो लोग जिंदा रह पाएँ, उनकी लाइफ पॉसिबल हो। तो इस तरह के आर्टिफिशियल सिस्टम को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो एक्वेरियम। देखो एक्वेरियम आर्टिफिशियली ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसमें 3-4 फिशेस को उसमें छोड़ देते हैं, वाटर उसमें हम फिल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पूरा एक सिस्टम तैयार किया ताकि वो फिशेस वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ, है ना, उनको प्रॉपर फूड मिल पाए। उसके लिए हम टाइम टू टाइम उनको फूड भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो तुम्हारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे बगीचा, जो गार्डनिंग हम करते हैं, गार्डन्स बनाते हैं, वो भी एक नेचुरल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है। तो आपने समझा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, आपने समझा कि जैव मंडल क्या होता है, बायोम, आपने समझा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को सबसे पहले किसने डिफाइन किया, इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैपिंग, एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ आप लोगों के सामने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम जो खाते हैं, तो मैं आपको एक फूड साइकिल होता है, एक फूड चेन होता है, उस फूड चेन को आपको समझना होगा कि एनर्जी किस लेवल पे कितनी ट्रांसफर होती है आगे के लिए, प्लस इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा। तो थोड़ा सा एक आज मैं बेसिक्स इसका लूँगा, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें इसके बारे में मैं कम्प्लीटली डिस्कस करूँगा
क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि अभी आप इतना देखिए, बेसिक्स को समझिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो डिजाइन करूँगा उसमें मैं इसको भी समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप देखिए, इसमें मैंने एक पिरामिडल स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें कि मैंने सबसे पहले लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे पे लिखा है पहले लिखा प्राथमिक उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अंतिम भक्षण या उपभोक्ता। तो इसमें आप देख रहे हो दो टर्म बेसिकली यूज हो रहे हैं। सबसे पहला टर्म जो यूज हो रहा है वो होता है उत्पादक। सबसे पहला टर्म क्या है? उत्पादक, और दूसरा है उपभोक्ता। तो आपको ये समझना होगा उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है। देखो, जो बिना सजीव वस्तुओं का इस्तेमाल किए, जो बिना सजीव वस्तुओं का इस्तेमाल किए किसी फूड को प्रिपेयर करता है उसे बोलते हैं हम उत्पादक। कोई चीज़ जो प्रिपेयर कर रहा है बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स का यूज़ किए, जैसे प्लांट्स इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। प्लांट्स जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, वो डायरेक्ट सन के रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? प्राथमिक उत्पादक। यही होते हैं हमारे प्राथमिक उत्पादक। अब उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वो होता है जो इस उत्पादक का भक्षण करता है, जो इसको खाता है, जो इसको खा जाता है, वो उसको बोलते हैं, जो इसको यूटिलाइज कर लेता है अपनी एनर्जी के लिए, उसको बोलते हैं हम क्या? उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुआ? देखो, उपभोक्ता की भी कई सारी कैटेगरी होती है। उपभोक्ता तुम्हारा शाकाहारी हो सकता है, उपभोक्ता तुम्हारा मांसाहारी हो सकता है, उपभोक्ता तुम्हारा सर्वाहारी हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, टर्म आपको पहले से ही क्लियर है। तो बस हम इसी में चलते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की अगर मैं बात करूँ तो जो डायरेक्टली शाकाहारी चीज़ों का भक्षण करते हैं, जो डायरेक्टली शाकाहारी चीज़ों को, या फिर मैं कह सकता हूँ जो डायरेक्टली उत्पादक का भक्षण करते हैं, उसको खा जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे कि घास है। अगर घास को किसी बकरी ने खाया तो घास तो होगी तुम्हारी उत्पादक, है ना। घास जो होगी वो होगी उत्पादक होगी, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो तुम्हारी कौन होगी? बकरी। ऐसे ही घास को अगर घोड़े ने खाया तो घास प्राथमिक उत्पादक, और वो कौन हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि भैंस है, ये भी तुम्हें पता है कि ये सारे जो मैंने नाम लिए ये सब के सब कौन है? ये तुम्हारे सिर्फ वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियंस ही हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली किसको? हर्बीवोर्स है, तो ये डायरेक्टली किसको खाएंगे? जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, उसी को खा जाते हैं। अब मान लो कोई शेर है, शेर ने किसी बकरी को खा लिया, तो आपने देखा शेर ने किसी बकरी को खा लिया, बकरी ने किसको खाया? प्लांट्स को खाया। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो आपका मांसाहारी है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उत्पादक का ही भक्षण कर रहा होता है। ठीक है, वो भी उत्पादक का ही भक्षण कर रहा होता है, बट क्योंकि वो मांसाहारी है उसने बकरी को खाया, बकरी ने क्या खाया? उसने प्लांट्स को खाया। तो जिस इस तरह के जो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, इसको बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं इसे? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो इसी तरह से ये चेन लगातार चलती आती है। और अब हम बात करते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। जब एक प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, या द्वितीयक को कोई तृतीयक उपभोक्ता खाता है, तो किस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसको समझने के लिए आप एक बेसिक चीज़ समझो। देखो, जो सन है ना, सन से जितना भी रेडिएशन मिलता है उसका केवल 1% रेडिएशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाया जाता है। सन के जो टोटल रेडिएशन है उसका 1% रेडिएशन टोटल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाया जाता है। अब वहाँ से सपोज करो एक प्लांट ने 100 जूल एनर्जी को क्रिएट किया, उसको प्रोड्यूस किया, 100 जूल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। अब उस प्लांट्स के अंदर 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है, उसको किसी बकरी ने खाया, सपोज उसको प्लांट को किसी बकरी ने खाया, तो केवल ऐसा कहा जाता है, इसको बोलते हैं हम 10% रूल। केवल 10% एनर्जी ही सेकेंड लेवल पर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो जो 100 जूल एनर्जी प्लांट के अंदर थी उसमें से केवल 10 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी बकरी के अंदर। 10 जूल एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर होगी? बकरी के अंदर। बाकी जो 990 जूल, सॉरी, अगर आपने 100 जूल लेके चले हो आप, तो अगर आपने 100 जूल माना है तो 10 जूल उसमें ट्रांसफर होगी, बाकी की जो 90 जूल है वो तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी हीट लॉस के रूप में। हीट लॉस के रूप में वो क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। अब सपोज उस बकरी को किसी शेर ने खा लिया, तो उस बकरी के अंदर 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो वो 10 जूल एनर्जी में से केवल 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी शेर के अंदर। केवल 1 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी शेर के अंदर, बाकी की जो 9 जूल एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी हीट लॉस के रूप में। एनर्जी जो है हीट के रूप में वेस्ट हो जाएगी। अब उस शेर को भी अगर कोई खाता है, शेर को भी अगर कोई खा जाए, तो उसमें से भी फिर 1% जो उसकी 10% एनर्जी है वो आगे जाके उसमें ट्रांसफर होगी, बाकी हीट लॉस के रूप में वेस्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर के द्वारा ये चीज़ समझाई है, आपने इस पिरामिड में देख रहे हो
कि सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता के पास 100 जूल एनर्जी है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे केवल 10 जूल ही पहुंची है, उसके बाद 1 जूल ट्रांसफर हुई है। अगर इसको भी कोई कहा जाता है तृतीय उपभोक्ता, तो केवल 0.1 जूल की ट्रांसफर होगी, और उसके बाद अगर उसको भी कोई कहा जाता है तो 0.01 जूल की एनर्जी जो होगी ट्रांसफर होगी। तो ये एनर्जी आपने समझा कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है। एनर्जी किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। केवल 10% एनर्जी ही सेकंड लेवल पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था। अभी मैंने आपको केवल बेसिक्स बताए हैं, है ना। अभी जो मेरी वीडियोज़ रहेगी उसमें मेरा जो मेन जो फोकस रहेगा वो उन क्वेश्चंस पर रहेगा जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल मेरा जो एम था वो सिर्फ इतना था कि आप लोग ये समझ पाएँ कि एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का वो क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, जैवमंडल क्या होता है, किस तरीके से ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये सारी चीज़ें समझाना मेरा मेन उद्देश्य था। तो ये मुझे समझानी थी। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या क्या क्वेश्चंस से पूछे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि देखो फिर क्वेश्चंस को लगाना, उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर पता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि एनर्जी फ्लो पूरे इकोसिस्टम में किस तरीके से होता है, तो वो एक दिशा एनर्जी फ्लो होता है, मतलब कि वन डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है। इसमें अब देख रहे हो कि एनर्जी फ्लो केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, वन डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये अगर आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी इसकी पता है। तो इस वजह से ये बेसिक वीडियो मैंने डिजाइन किया था ताकि आप लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ पाएँ और इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ये लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेड। अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अभी 3-4 वीडियोस कम से कम आएंगी, क्योंकि इसमें अभी पॉल्यूशन के बारे में, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं जो कि आपको आपको समझनी है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो कम से कम 4 से 5 वीडियोज़ आपको इसके देखने होंगे। वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनको अपलोड करने की, ताकि आप लोग उसे देखकर चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, और अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका स्नैपशॉट लेने तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, बाकी चीज़ें फिर हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, वरना ऐसा कुछ इसमें हाँ नहीं, बेसिक चीज़ें थी सारी। हाँ, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें जो भी बोर्ड पे लिखा होगा वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। वो क्वेश्चंस होंगे, वो मैटर होगा जो कि एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। अभी मेरा मेन जो फोकस था वो बेसिक चीज़ों को समझाने पे था। ठीक है, अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेके मैं आगे का जो डिज़ाइनिंग रहेगी वीडियो की वो उस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको इससे 1% भी अगर नॉलेज मिल रही है तो आप इसको आगे तक पहुंचाइए उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी एक अच्छा कर पाएँ और आगे तक बढ़ पाएँ। इससे हमारा इंडिया भी आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल आप इसको आगे शेयर करिए। ठीक है, आपका रेस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर इसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो वो आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करता है, बट परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। मैं भी मानता हूँ यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ होंगी। ठीक है, तो आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर वो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि वो सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट भी हो जाए, ताकि आपको एक बेहतर एक अच्छा वीडियो आपको मिल सके, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकें।